हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसक्यूएल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो के अंदर पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या कि एक ही क्वेरी को हम नेस्टेड सब क्वेरी से, उसी को हम कोरिलेटेड से और उसी को हम ज्वाइन की हेल्प से लिखने जा रहे हैं, जिससे आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ आ जाएगा। क्योंकि सीक्वल में नॉर्मल क्वेरी तो कोई भी लिख सकता है, लाइक क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, ऑल्टर करना, ये वो तो सिंपल हो जाता है। लेकिन जब हम सब क्वेरी की बात करते हैं, कोरिलेटेड या फिर ज्वाइंस की बात करते हैं, यहां पे आके स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में मैं तीनों कॉन्सेप्ट्स को, तीनों को बिल्कुल उनको प्रॉपरली कंपैरिजन करने जा रहा हूं और एक ही क्वेरी को हम तीनों मेथड से लिखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे। अगर आप बेल बटन को प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे मैंने लिखा है नेस्टेड सब क्वेरी। मतलब सब क्वेरी हमारे पास क्वेरी के अंदर एक आउटर क्वेरी है और एक क्या होती है हमारे पास इनर क्वेरी। तो आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी, जैसे हम लूप की बात करते हैं, फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है, मतलब फॉर लूप के अंदर एक और लूप लगाया, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक क्वेरी के अंदर हमने एक और क्वेरी लिखी, इसको बोलते हैं हम जनरली नेस्टेड क्वेरी या सब क्वेरी। अब यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी हम नॉर्मल लिख सकते हैं या फिर हम कोरिलेटेड सब क्वेरी, और या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ज्वाइंस की। तो सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेरी को लिखा हुआ है, ये है सिंपल जो नेस्टेड क्वेरी से, और इसको हमने कोरिलेटेड में लिखा हुआ और यहाँ पे मैंने ज्वाइन की हेल्प से लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल, कि जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है वो किन टेबल्स के ऊपर लिया है। सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। मैं सिर्फ दो ही कॉलम ले रहा हूं, आप जितने मर्जी कॉलम ले सकते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय टेबल बता रहा है एम्प्लॉय की डिटेल, कोई भी कंपनी XYZ, उस कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी डिटेल बता रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय नेम ले लो ABCDE। मैं यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम ले रहा हूँ, आप ज्यूम कर लो कि यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पे, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ पड़ा है। और यहाँ पे मैंने 5 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड लिया है, तो ऑब्वियसली आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जो हम क्वेरी लिखते हैं वो क्वेरी ऐसा नहीं कि सिर्फ इस टेबल पे रन करेगी या इस पर्टिकुलर डेटा पे रन करेगी। हम एक जनरलाइज्ड क्वेरी लिखते हैं, तो अगर आप नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ भी कर दो, तब भी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तो यहाँ पे एक और टेबल हम यहाँ पे ले रहे हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने इन्हीं दोनों टेबल्स को यहाँ पे यूज किया है। डिपार्टमेंट टेबल बता रहा है उस कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स है या डिपार्टमेंट की डिटेल। तो लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर ले लेते हैं, डिपार्टमेंट का हम ले लेते हैं नेम, और एक कॉमन एट्रीब्यूट, और वो कॉमन एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी। ऑब्वियसली जब भी हम दो टेबल से हमने आंसर देना है, तो दो टेबल्स में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, उसी के बेसिस पे ही आप दोनों में से कुछ ना कुछ आंसर निकालोगे। अगर दोनों टेबल में कुछ कॉमन ही नहीं है, अगर दो चीजों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो आप उन दोनों चीजों को कभी भी रिलेट करोगे ही नहीं। हम हमेशा उन्हीं दोनों चीजों को रिलेट करते हैं जिनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी, अगर आपको जनरली कंपेयर करते हैं, अगर आपको जैसे होता है, वो ऑब्वियसली हमारी फैमिली में भी होता है, मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम कभी भी ये कंपैरिजन नहीं करते कि तुम देखो कैसे काम कर रहे हो और देखो अंबानी का बेटा कैसे काम कर रहा है। नहीं, कभी भी हम अंबानी के बेटे या टाटा के बेटे के साथ हम कंपेयर नहीं करते। कंपैरिजन कब होगा? आपके पड़ोसी के बेटे के साथ, या फिर आपके पड़ोसी और आपके कोई रिश्तेदारों के साथ, मतलब जहां पे कुछ ना कुछ कॉमन है। तो जहां पे कॉमन होगा वहीं पे आप मान के चलना कंपैरिजन होगा। अदरवाइज कुछ दूर दूर तक अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। तो यहां पे ऑब्वियसली जब भी दो टेबल्स को, आपने दोनों टेबल्स को अगर यूज करना है, दोनों टेबल्स में से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो तभी निकाल सकते हो जब उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो लेट्स से मैंने एक एट्रीब्यूट कॉमन रख लिया, एम्प्लॉय आईडी, जो कि यहां पे डिपार्टमेंट में मैंने कॉमन रख लिया, इसमें भी है और इसमें भी है। आप डिपार्टमेंट नंबर को यहां पे भी रख सकते हो, लेकिन कोई भी एक रख लो जिससे आपका जो आंसर वो प्रॉपरली आए। अब यहां पे मेरे पास डिपार्टमेंट में लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर है D1, D2, D3, 3 डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं। लेट्स से डिपार्टमेंट नेम है IT, HR, मार्केटिंग।
तीन मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम ले लिए। अब हमारे पास इंप्लॉय की आईडी लेट्स से हमने ले ली 1 2 3। इसका मतलब क्या बना कि इंप्लॉय नंबर 1 2 3 इन तीन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इंप्लॉय नंबर 4 एंड 5, इंप्लॉय नंबर 4 एंड 5 को लेट्स से अभी वो फ्रेश रिक्रूटेड है या कहीं से अभी ऑन बेंच बैठे हैं, अभी हमने उनको कोई भी डिपार्टमेंट अभी नहीं दिया। ऐसा पॉसिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि इंप्लॉय टेबल सारे इंप्लॉयज की डिटेल दे रहा है और डिपार्टमेंट टेबल बता रहा है कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और कौन सा इंप्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ये सबसे पहले सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो के ऊपर हमने सबसे पहली क्वेरी क्या लिखी, ये वाली क्वेरी। ये क्वेरी क्या आंसर दे रही है, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि दो तरीके से पूछते हैं। या तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके ऊपर आपको क्वेरी लिखनी है, या आपको क्वेरी देंगे और उसका पूछेंगे कि आपको आंसर निकालना है। इन्हीं दोनों तरीके से आता है। तो लेट्स से हमारे पास क्वेरी है, फाइंड द डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, फाइंड द डिटेल ऑफ all the employees who works in any department। मतलब डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज निकालनी है, उस एम्प्लॉय का आईडी, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, सब कुछ निकालना है। द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट, इन एनी डिपार्टमेंट, यू कैन से इन एनी डिपार्टमेंट। अब यहां पे मतलब जोन सा एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसकी पूरी डिटेल निकालो। अब ऑब्वियसली आपको यहां पे डिटेल किससे निकालनी है, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 की, क्योंकि 1 2 3 जो है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ले एम्प्लॉय की आईडी निकालनी है, सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, सेलेक्ट आईडी ईआईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3, खत्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन है पूरी डिटेल। अब एम्प्लॉय की पूरी डिटेल कहां पे है, इस टेबल में। देखो उसका नेम लेट्स अज्यूम कर लो, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है वो यहां पे है। तो यानी मेरे को इन दोनों टेबल्स की यहां पे जरूरत है। तो जब भी आप क्वेरी लिखो सबसे पहले ये पता लगाओ कि कौन से टेबल से आपका आंसर आएगा। तो यहां पे मेरा आंसर जो है वो दोनों टेबल से आएगा, तो इन दोनों टेबल्स को ही हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने नेस्टेड क्वेरी लिखी, select star from employee where e underscore id, that is employee id in select e underscore id from department। अब नेस्टेड क्वेरी सबसे पहले काम कैसे करती है, नेस्टेड क्वेरी में सबसे पहले इनर जो क्वेरी है, जो अंदर लिखी है क्वेरी, वो एग्जीक्यूट होगी और वो एक बार एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे इनर क्वेरी, तभी मैंने यहां पे लिखा बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब है, बॉटम मतलब जो इनर क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट दे देगी। देखो अब आउटपुट निकालो, सेलेक्ट ई अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट। फ्रॉम डिपार्टमेंट मतलब ये डिपार्टमेंट में से ई अंडरस्कोर आईडी मतलब इंप्लॉय आईडी निकाल लो। तो इंप्लॉय आईडी क्या आई, 1 2 3। इसको मान लो आप, लेट से ये खत्म होगी क्योंकि एक बार एग्जीक्यूट होगी और 1 2 3 इसका आंसर आ गया। अब हमने बाहर क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई अंडरस्कोर आईडी। अब एम्प्लॉय टेबल की हर एक रो को कंपैरिजन करना आपको इस तीन वैल्यूज के साथ, जो इसने आउटपुट दी ना उसको आपको कंपेयर करना है एम्प्लॉय आईडी की जो बाहर वाले टेबल की हर एक रो के साथ। देखो फर्स्ट रो 1A मतलब इंप्लॉय आईडी क्या है 1, ये देखो वेयर ई आईडी, तो पहले इंप्लॉय आईडी क्या है 1 इन का मतलब क्या होता है, एक तरह से इंक्लूड, इक्वल टू। लेकिन हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते, क्योंकि इक्वल टू हम जब कब लिखते हैं, जब इनर क्वेरी सिर्फ एक आंसर दे, एक आंसर। लेट्स से उसने एक आंसर दिया 1, तब आप इक्वल टू लगा सकते हो। कभी भी अगर आपको दो बंदों को कंपेयर करना है तो आप वहां पे इक्वल टू लगाओ, लेकिन अगर आपको एक बंदे को 3-4 बंदों के साथ कंपेयर करना है या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कंपेयर करना है तो इक्वल मत लगाओ, इन लगाओ। काम वही है लेकिन इन यहां पे वर्क करेगा, इक्वल नहीं करेगा। तो देखो आपको 1 को कंपेयर करना है, पहली आईडी कौन सी है एम्प्लॉय में 1 को इंक्लूड कंपेयर करना है 1 2 3 के साथ, तो ऑब्वियसली यहां पे इन यूज होगा। तो देखो 1 इंक्लूड है, 1 इक्वल टू है, इनमें से किसी के साथ है, तो यानी आपका 1 आउटपुट में आएगा। तो 1 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग इंप्लॉय का नेम, अगर मोबाइल नंबर, फादर नेम, कोई भी डिटेल है वो भी आपके आउटपुट में आएगी। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। सेकंड रो 2B, देखो 2B 2 एम्प्लॉय आईडी जो है क्या वो इंक्लूड है, यहाँ पे है, तो यानी 2B भी आपका आउटपुट में आएगा। 3 इंक्लूड है यहाँ पे, यस 3 भी इंक्लूड है तो 3C आंसर आएगा। 4 एम्प्लॉय आईडी क्या है 4 इंक्लूड 1 2 3 फॉल्स, यानी ये इक्वल टू नहीं है तो 4 आउटपुट में नहीं आएगा। ऐसे ही 5 इंक्लूड करोगे तो वो भी आउटपुट में नहीं आएगा। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया, एम्प्लॉय की डिटेल आ गई पूरी की पूरी, क्योंकि हमने स्टार निकाला। स्टार मतलब सारे एट्रीब्यूट, लेकिन मैंने
ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस की और टाइम की वजह से मैंने सारे एट्रीब्यूट नहीं लिखे, आप एज्यूम कर लो कि इसके साथ और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, तो इसने सारी डिटेल आपकी निकाल दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोरिलेटेड। कोरिलेटेड के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इवन सब क्वेरी के बारे में भी ऑलरेडी वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई है, लेकिन अलग अलग है, उनको कंपेयर मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। और उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं, कोरिलेटेड ज्वाइंस के बारे में भी इवन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए हैं उसको एक बार जरूर देखना, आपको पूरी की पूरी कहानी जो है वो समझ आ जाएगी। तो कोरिलेटेड काम करती है टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन मतलब कि बाहर वाली जो रो है ना, बाहर वाला जो टेबल है उसकी पहली रो को कंपेयर करना है हमने अंदर। अब जब भी कोरिलेटेड क्वेरी लिखते हैं तो अंदर वाले में बाहर वाले टेबल को हम यूज करते हैं। देखो अंदर वाले में हमने क्या लिखा, employee.eid इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, तो अंदर वाले में कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट, और बाहर कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय। तो देखो दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको कोरिलेटेड। करना क्या, पहली रो उठाओ 1a को उठाया, 1 को आपको यहाँ पे वेयर id इज इक्वल टू id, तो 1 को यहाँ पे आपने 1 के साथ कंपेयर करना है, सबके बराबर आप 1 लिख दो, सबके बराबर आप पहली रो को कंपेयर करो। तो देखो किसी के भी साथ ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एग्जिस्ट क्या काम करता है, ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, ट्रू आने का मतलब है आप उसको प्रिंट कर दो, यानी 1a आपका आउटपुट में आ जाएगा। ऐसे जब हम सेकंड रो को सारों के साथ कंपेयर करना है, तो सेकंड रो क्या है, 2 2 2, देखो यहाँ पे कहीं पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो यानी आपका 2, बी जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रो को उठाओ, कंपेयर करो सारों के साथ, तो 3 3 3, तो देखो 3 यहां पे रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये बराबर है, तो यानी आपका 3c भी आउटपुट में आएगा। इसलिए बोलते हैं हम टॉप टू डाउन, मतलब इसकी एक रो को उठाओ और सबके साथ कंपेयर करो। यानी इसमें क्या था, पहले अंदर वाली चलती है फिर बाहर वाली, यहां पे क्या है, पहले बाहर वाली की एक रो सबके साथ कंपेयर करनी है अंदर वाली। तो यहां पे 4d को उठाओ, 4 4 4, तो कहीं पे इक्वल है, कहीं पे इक्वल है नहीं, तो ओवरऑल आंसर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यानी एग्जिस्ट ने फॉल्स रिटर्न किया, 4 आपका आउटपुट में नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हम 5 कंपेयर करेंगे तब भी किसी के भी बराबर नहीं है, तो 5 ने रिटर्न किया फॉल्स, तो यानी आपका 5 भी आउटपुट में नहीं आएगा। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके कम है, क्योंकि आपने सबसे पहले इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपने सिंपल उसके साथ कंपैरिजन किया एक एक करके। लेकिन यहां पे आप क्या करें, इसकी पहली रो को सारों के साथ, दूसरी रो को सारों के साथ, तीसरी को सबके साथ, चौथी को सबके साथ। तो आप कह सकते हो एक तरह से m इंटू n, अगर इस टेबल में m नंबर ऑफ रोज है, इसमें n नंबर ऑफ रोज है, तो टोटल कंपैरिजन आपके कितने हो गए, mn। नेक्स्ट आते हैं हम ज्वाइन के ऊपर। इसी को हमने ज्वाइन से करना है। ज्वाइन में हमने यहां पे लिखी हुई है सेलेक्ट एट्रीब्यूट फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। तो ज्वाइन होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। इसका काम करने का तरीका ही अलग है। इसने क्या करना है, दोनों टेबल को उठा लेना है, दोनों टेबल को उठा के और उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है इसमें अगर m नंबर ऑफ रोज है, इसमें n नंबर ऑफ रोज है, तो एक नया टेबल बनाएगा टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टेम्परेरी टेबल में mn नंबर ऑफ रोज होंगी। यानी यहां पे कितनी है, 5 3, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 15। और एक बफर में उन 15 रोज को क्या कर लेगा, ये सेव कर लेगा टेम्परेरी के लिए। और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। क्या किया कंडीशन, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉयड। जहां पे भी आपकी ये आईडी और ये आईडी मैच कर रही है उसको आउटपुट में प्रिंट करा देगा। तो ऑब्वियसली आपका इस केस में भी आंसर क्या आएगा, 1a 2b 3c। लेकिन यहां पे मैं 15 रोज को लिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने ज्वाइंस जो है वो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन उनकी सारी टाइप्स ऑफ ज्वाइंस को भी एक्सप्लेन किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक पे जाके एक बार जरूर चेक कर लें, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ज्वाइन काम कैसे करता है। लेकिन एक टेम्परेरी मैं यहां पे दे रहा हूं कि बफर में इसने यहां पे उठाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे कंपैरिजन की। तो देखो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पे भी सेम है, नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पे भी इक्वल ही हो रहे हैं, m इंटू n ही है। लेकिन कोरिलेटेड से ज्वाइन जो है वो ज्यादा बेटर काम करेगा। कैसे काम करेगा, कोरिलेटेड में हम क्या कर रहे हैं, हर एक टेबल की पहली रो को दूसरे टेबल के साथ बार बार हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन ज्वाइन में हमने क्या किया, दोनों टेबल को एक बार में उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक नया टेबल बना लिया। तो स्पेस जरूर ये ज्यादा यूज कर रहा है, स्पेस ज्वाइन में ज्यादा यूज हो रहा है, क्रॉस इसमें नहीं यूज हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो है ये फास्टर काम करता है, क्योंकि इन दोनों को
क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसने एक जगह पे रख लिया और वहीं पे उसने सबको कंपेयर कर दिया। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से एक रूम में 5 लोग बैठे हैं, एक रूम में लेट्स से 3 लोग बैठे हैं, 2 रूम है हमारे पास, एक रूम में 5 लोग हैं, एक में 3 लोग हैं। जैसे ये एक टेबल में 3 है, तो मैंने क्या किया, एक टेबल से पहले बंदे को उठाया, दूसरे रूम में लेके गया, तीनों के साथ कंपैरिजन, फिर दूसरे को लेके गया तीनों के साथ, तीसरे को लेके गया, चौथे को लेके गया। तो कहीं ना कहीं आपकी आईओ कॉस्ट जो है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट, बार बार आप डेटा को इधर उधर लेके जा रहे हो, उसकी वजह से आपका टाइम जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन हमने ज्वाइन में क्या किया, दोनों रूम से हमने बंदों को उठाया और एक बड़े रूम में हमने पूरे के पूरे 15 कंपैरिजन कर लिए। मतलब हमने बड़े रूम में 8 बंदों को ले आए और 8 को हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करके और फाइनल आउटपुट दे दी। तो यहां पे मेरे को बड़ा रूम चाहिए ज्वाइन के केस में, लेकिन स्पेस आज के टाइम पे चीपर है, तो हम स्पेस की ज्यादा परवाह नहीं करते, हम टाइम की ज्यादा परवाह करते हैं। तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। तो ये बेसिक फंडा है कि हम कैसे एक ही क्वेरी को नेस्टेड से, कोरिलेटेड से और ज्वाइन से हम कैसे लिखते हैं। तो ये आपको प्लेसमेंट्स में, आपके स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और आपको कहीं ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा कि एक ही क्वेरी को हम तीनों मेथड से कैसे लिखते हैं। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द नेस्टेड, कोरिलेटेड एंड ज्वाइंस। थैंक यू।